हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग मी गॉन्जी से मिलने के बाद ये स्ट्रॉन्ग बनने में काफी इंटरेस्टेड हो जाता है और ये अपने कल्टीवेशन स्पीड को इंक्रीज करने में अब लग जाता है। इस टाइम में इन दोनों का फाइट को देखकर अब S5 भी आगे आता है और ये टीचर को कहता है, टीचर मैं भी तांग सांग को चैलेंज करना चाहता हूँ। S5 में टियर 4 पे है, इसका प्रोग्रेस यहाँ पे स्लो चल रहा है और ये भी अपने प्रोग्रेस को फास्ट करना चाहता है, जबकि ये आज वो बिंग को आइस एलिमेंट पहले से काफी अच्छे से यूज करते हुए देखा है। तो फिर ये भी अब एक्साइटेड हो चुका है। टीचर अब तांग सांग की ओर देखते हैं और ये कहते हैं, तो फिर क्या तुम S5 के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? तांग सांग कहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तांग सांग सोचता है कि इसका हैवी आर्मर डिफेंस स्किल जो कि राइनो मॉन्स्टर का है, अब इसका जरूरत नहीं है इसे, और ये इसके बदले में S5 का टाइम स्किल को ले लेगा इससे। तांग सांग पहले वो बिंग के आइस एलिमेंट के बारे में सोच रहा था, मगर ये रियलाइज करता है कि आइस एलिमेंट काफी डिफिकल्ट है कंट्रोल करने में और ये आसानी से विंड एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो फिर ये अभी आइस एलिमेंट को छोड़ देता है फिलहाल के लिए। इधर वो बिंग भी इन दोनों का फाइट को लेकर एक्साइटेड होता है और ये अभी ज्यादा कुछ खास नहीं करता और ये शांतो का साइड में खड़ा होता है और वेट करता है इनका फाइट स्टार्ट होने का। इधर टीचर मो कुंग भी अब दूसरे टीचर को कॉल करते हैं और तांग सांग का रिपोर्ट इन्हें देते हैं, तांग सांग और वो बिंग के फाइट का। और ये सुनकर दूसरे टीचर भी यहाँ पे सरप्राइज होते हैं और ये टीचर भी अब तांग सांग और S5 इन दोनों का फाइट को देखना चाहते हैं कि तांग सांग टाइम कंट्रोल को कैसे हैंडल करेगा। तांग सांग बैठकर ध्यान लगा रहा है यहाँ पे और अपने एनर्जी को रिकवर कर रहा है नेक्स्ट फाइट के लिए। अब आधे घंटे के बाद में वो बिंग आता है और तांग सांग से पूछता है, क्या तुम रिकवर हो चुके हो? इस पे तांग सांग कहता है, मैं ठीक हूँ और मैं अपने एनर्जी को रिकवर कर चुका हूँ, मैं फाइट के लिए अब रेडी हूँ। दोनों अब एक दूसरे के सामने में आ जाते हैं और अब तांग सांग S5 को देख रहा है। ये देखता है कि इसका पावर अब रिलीज हो रहा है, तांग सांग के भी पावर अब रिलीज होता है। तुरंत ही तांग सांग अपने विंड ब्लेड को यूज करता है और एक के बाद एक विंड ब्लेड को थ्रो करता है। टोटल ये 4 विंड ब्लेड को थ्रो करता है और ये 4 विंड ब्लेड आगे जाते हैं S5 के पास में। मगर जब ये S5 के पास में आते हैं फिर ये 4 विंड ब्लेड एक साथ में मर्ज होकर 2 विंड ब्लेड में बदल जाते हैं और इन दोनों का पावर भी बढ़ चुका है। जब ये विंड ब्लेड आगे बढ़ते हैं फिर S5 अपने टाइम के पावर को यूज कर इन दोनों विंड ब्लेड को रोक देता है और ये इसे डॉज कर नीचे आता है। मगर ये टाइम को ज्यादा देर के लिए रोक नहीं पाता, ये सिर्फ 1 सेकंड ही रोक सकता है। जब भी ये विंड ब्लेड को अपने टाइम से रोकता है, विंड ब्लेड के अंदर में एनर्जी भी अब और ज्यादा क्योटिक हो जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल एनर्जी है। इसे S5 अपने टाइम स्केल से रोक रहा है। विंड ब्लेड वापस इसके पीछे आ जाते हैं। S5 देखता है कि ये विंड ब्लेड काफी प्रॉब्लम होते जा रहे हैं और ये इन्हें डॉज कर अब निकलता है और विंड ब्लेड नीचे की ओर जाकर ग्राउंड पे हिट करते हैं और ये ब्लास्ट होते हैं। इधर तांग सांग भी इसे चांस नहीं दे रहा है और ये कंटिन्यू उस पे वापस से विंड ब्लेड से अटैक कर देता है। S5 अपने टाइम से विंड ब्लेड को स्टॉप करता है। इधर तांग सांग फिर से विंड ब्लेड को थ्रो करता है इसकी ओर में। दूसरे भी देखते हैं कि यहाँ पे तांग सांग और S5 दोनों में से कोई भी रुक नहीं रहा है, लगातार ये दोनों अपने स्किल्स को यूज कर रहे हैं। S5 भी इतना जल्दी ये अपने एबिलिटी को यूज करने का इसे भी आदत नहीं है। टीचर भी यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों का फाइट को और सोचते हैं कि तांग सांग विंड एलिमेंट को अच्छे से यूज कर सकता है मगर ये डिफरेंट स्किल को यूज नहीं कर सकता है। इधर S5 अपने टाइम पावर का यूज कर अब तांग सांग के पास में आ जाता है और तांग सांग के चेस्ट पे हिट करने का ट्राई करता है। जैसे ही ये तांग सांग को हिट करता है एक सक्शन फोर्स इसे फील होता है जो कि इसके ब्लड को खींच रहा है तांग सांग के बॉडी के अंदर में। S5 इस टाइम पे अपने पावर को कंटिन्यू यूज कर रहा है, इससे ये थक भी चुका है। S5 पीछे की ओर थ्रो बैक हो जाता है और ये पीछे जाकर गिर जाता है। दूसरे भी ये सीन को देखते हैं और सोचते हैं कि इसे तो अभी तांग सांग ने हिट भी नहीं किया है तो फिर ये दूर जाकर गिर कैसे गया। इधर डायरेक्टर गुआन भी इस सीन को देखते हैं और सोचते हैं कि S5 का अटैक तो सही था मगर तांग सांग इसका अटैक को रोका कैसे। तांग सांग अपने कैप्चर द ड्रैगन टेक्निक का यूज किया था अभी, इस कारण से ये दूर पीछे की ओर जाकर गिरा है और साथ ही तांग सांग अपने स्वान गॉन्ग का भी यूज किया है जिससे ये इसके ब्लड को भी सॉल्व कर सका है। S5 डिफीट हो चुका है मगर S5 और दूसरे भी अभी इस टाइम पे कंफ्यूज ही होते हैं कि ये डिफीट कैसे हो गया। इधर तांग सांग सोच रहा है कि इस बारी से जो स्किल मिला है ये काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है, टाइम स्किल, और ये दूसरे स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तांग सांग इसे कल्टीवेट करता है फिर और ये इसे हायर ग्रेड पे लेकर जाता है फिर ये ज्यादा देर के लिए टाइम को कंट्रोल भी कर सकेगा। तांग सांग अब डू बाई के पास में आ जाता है। S5 और तांग सांग का मैच काफी फास्ट खत्म हो गया है। इधर टीचर सीरू अब और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं मेयर से क्योंकि तांग सांग इनका डिसाइपल है और ये तांग सांग को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। इस क्लास के बाद अब तांग सांग वो बिंग के पास में जाता है और ये कहता है, टीचर मेयर ने मुझे टास्क को करने को कहा है मगर मैं प्रैक्टिस मैच को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं दूसरे टास्क को कर सकता हूँ। तांग सांग कहता है, मैं वैसे टास्क को करना चाहता हूँ जिसमें ज्यादा पैसे मिलते हो। इस पे वो बिंग कहता है, बिस्ट हंटिंग कैसा रहेगा। एक टाइगर है जो कि कैरी माउंटेन पे रहता है और उसे हंट करने में काफी ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। ये सुनकर अब तांग सांग सर हिलाता है। तांग सांग कहता है, इस टास्क के लिए हमें कुछ दूसरे स्टूडेंट भी अपने साथ में लेकर जाना चाहिए, इसमें डेंजर भी ज्यादा हो सकता है और साथ ही पैसा भी ज्यादा है तो हम प्रॉफिट को एक साथ में बांट भी सकते हैं। वो बिंग इस बात पे सर हिलाता है।
तांग संग अब वू विंग के साथ में बैठकर बात कर रहा है मॉन्स्टर हंट पे जाने के लिए, और वू विंग इस पे कहता है तांग संग मैं जाकर टीचर से इस बारे में बात करता हूँ कि वो हमारे मिशन पे हमारा साथ देना चाहेंगे या नहीं, कि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर। अब यहाँ से निकलकर तांग संग दुबई के पास में जाता है और इससे भी इस बारे में पूछता है, और इसके बाद तांग संग यहाँ से मू किंग टीचर के पास में जाता है। तांग संग अब टीचर मू किंग से ये कहता है टीचर हमारे पास एक काफी अच्छा प्लान है कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। तांग संग कहता है टीचर अगर हम एक रियल लाइफ और डेथ सिचुएशन को देख सके तो फिर हमारा कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी इंक्रीज कर सकता है और इससे एक ह्यूमन बीइंग का रियल पोटेंशियल भी निकल कर सामने आ सकता है। सिर्फ एक रियल डेंजर के सामने ही हम अपने पोटेंशियल को समझ सकते। ये सुनकर अब मू किंग भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं और ये कहते हैं तांग संग लगता है कि तुम इससे पहले भी इस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हो। इस पर तांग संग कहता है हाँ टीचर मैंने 2 बार इस तरह के सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। मू किंग कहते हैं तो फिर तुम्हारे पास क्या आइडिया है। इस पे तांग संग कहता है टीचर अगर हम एक ग्रुप को बनाकर फॉरेस्ट में जाएं बीस्ट को हंट करने के लिए तो फिर काफी थिंग्स हमें सीखने को मिल सकता है। इसमें रियल डेंजर का भी सामना करने को मिलेगा और टीचर आप साइड में छुपकर सभी थिंग्स को देख सकते हैं और जब तक रियल डेंजर ना हो आप बीच में मत आना। अगर हम इंजर भी होते हैं फिर भी आप हेल्प मत करना। इससे हम रियल लाइफ और डेथ सिचुएशन का पता चल सकता है और इससे हमारा सीक्रेट दूसरे मॉन्स्टर को भी पता नहीं चलेगा जबकि हम इसे फॉरेस्ट में जाकर करने वाले हैं। तो फिर तांग संग कहता है टीचर एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ में ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। एक स्टूडेंट को बाहर में निकलकर रियल डेंजर का सामना करना ही होगा। मू किंग भी सोचते हैं यहाँ पे सैल्वेशन एकेडमी में ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ 17 ही है और यहाँ पे सभी स्टूडेंट पे टीचर का काफी ज्यादा फोकस होता है। ये कहते हैं मुझे इस बारे में सोचना होगा। तांग संग कहता है हम एक स्मॉल ग्रुप को क्रिएट करेंगे और इसमें मुझे और कुछ और को पता होगा कि टीचर हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और दूसरे को नहीं पता होगा। अगर कोई डेंजर होगा टीचर आकर हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मू किंग कहते हैं ठीक है इस बारे में मैं डायरेक्टर गुआन से बात करता हूँ, अगर वो मान जाते हैं फिर हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब तांग संग यहाँ से जाता है और मू किंग से इस बारे में पूछता है कि इस एकेडमी में काफी स्टूडेंट हैं और टीचर मू किंग इस बारे में सोचते हैं कि इस एकेडमी में काफी स्टूडेंट हैं जिनका प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है जैसे कि S5, मगर इसके बॉडी में ब्लड लाइन भी काफी हाई ग्रेड का है और ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस कारण से ही अब तक कोई भी डेंजर वाला वर्क नहीं कर रहे थे। ये अब डायरेक्टर गुआन के पास में जाने का सोचते हैं। इधर तांग संग भी अब अपने डिनर को करने के बाद ये अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पे ये बैठ कर सोच रहा है इस बारे में कि आज का दिन काफी अच्छा था और ये सोचता है कि आज इसे न्यू स्किल को ऐड करना है। तांग संग अपने डिफेंस स्किल को रिमूव कर अब ये न्यू स्किल टाइम चेंज को ऐड करने वाला है। ये भी जानता है कि डिफेंस स्किल लो लेवल का है और इसे कोई भी फायदा नहीं है जबकि टाइम चेंज काफी हाई ग्रेड का स्किल है, मगर इसका टीयर अभी 3rd टीयर पे है लेकिन ये फ्यूचर में लेवल अप होकर हाई लेवल पे भी जा सकता है। इस तरह के स्किल के साथ में तांग संग काफी पावरफुल भी हो सकता है। तांग संग अपने विंड वुल्फ ब्लेड के बारे में भी सोचता है कि जब से ये विंड वुल्फ किंग के ब्लड लाइन को फॉलो किया है इसका ये स्किल 5th टीयर लेवल पे जा चुका है, मगर फिर भी ये एक लो ग्रेड का स्किल है। तांग संग अभी इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता है और जब ये 6th टीयर पे चला जाएगा फिर इसके पास एक न्यू स्लॉट खाली हो जाएगा और ये न्यू स्किल को इसमें ऐड कर सकेगा। तांग संग अब दूसरे स्किल के बारे में भी सोचता है। अभी इसके पास ज्यादातर लो लेवल ग्रेड का ही स्किल है जो कि अभी इंप्रूव होने से रहा। तांग संग अभी चैंग जी के ब्लड लाइन को फॉलो किया है। अगर ये इसके ब्लड को कंटिन्यू धीरे धीरे फॉलो करता रहेगा तो फिर इसका भी ये फ्लाइंग स्किल अपग्रेड होता रहेगा। चैंग जी अभी 5th टीयर लेवल पे है और अगर तांग संग इसके ब्लड को फॉलो करता है तो फिर ये अपग्रेड करके 4th टीयर तक के फ्लाइंग स्किल को अपग्रेड कर सकता है। अगर तांग संग चैंग जी का हेल्प करे और इसे 6th टीयर लेवल पे जाने में हेल्प करे तो फिर जब ये इसके ब्लड को फॉलो करेगा तो फिर इसका फ्लाइंग स्किल भी 5th टीयर लेवल पे जा सकता है। तांग संग सोचता है कि अगर ये अपने फ्रेंड को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करे फिर इसका स्किल भी उनके ब्लड से और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तांग संग वैसे भी अपने फ्लाइंग एबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहता है और ये अपने 5 स्किल्स पे काफी फोकस भी किए हुए। इन 5 में इसका डिफेंस स्किल ही बकवास लग रहा है। लियोपार्ड फ्लैश को भी ये चेंज नहीं करना चाहता है। ये देखना चाहता है कि ये दूसरे मॉन्स्टर के स्किल्स के साथ में फ्यूचर में इवॉल्व हो सकता है या नहीं। तांग संग अपने वॉर्टेक्स से डिफेंस स्किल को रिमूव करता है और अब ये इसमें टाइम स्किल को ऐड करता है। ऐड करते ही तांग संग को अब इसके माइंड में एक गोल्डन लाइट भी दिखता है जो कि अभी इसके ब्लड में ऐड भी हो रहा है और अब ये इस स्किल को भी फील कर सकता है अपने बॉडी में। तांग संग को फील होता है कि इसका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा हो। इस बार इसका कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं किया है, ना ही इसके बॉडी का फिजिकल पावर भी इंक्रीज किया है, मगर ये एक न्यू स्किल को गेन कर सका है अपने डिफेंस स्किल को रिमूव करने के बाद में। इस स्किल को ऐड करते ही तांग संग फील करता है कि ये वर्ल्ड अब तांग संग पे ज्यादा प्रेशर भी ऐड नहीं कर रहा है जो कि तांग संग पहले से वर्ल्ड से सेपरेशन को फील किया करता था। अब इसके कारण से तांग संग इस वर्ल्ड के एनर्जी को और भी अच्छे से फील कर सकता है और इससे इसके कल्टीवेशन में भी आसानी होगा इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। तांग संग सोचता है कि ये टाइम स्किल काफी हाई ग्रेड का है, इस कारण से ही इस तरह का बेनिफिट भी इसे मिल सका है। अब तांग संग रात भर बैठकर प्रैक्टिस करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे और वू विंग दोनों को मू किंग कॉल करते हैं और इन्हें बीस्ट हंटिंग के लिए अप्रूवल देते हैं। ये सुनकर ये दोनों भी काफी खुश होते हैं। तांग संग कहता है हम 5 टीम का एक
ग्रुप बनाएंगे और इसमें तांगसांग, वूबिंग, चैंगजी, S5 और डूबाई ये सभी शामिल होंगे। तांगसांग कहता है डूबाई का आई ऑफ स्काई फॉक्स ये स्किल भी काफी यूजफुल है। अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और दूसरे के पास में जाते हैं बात करने के लिए और इन्हें मनाने के लिए, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। ये पहले डूबाई के पास में जाते हैं और इसे ये कहते हैं कॉलेज ने हमें हंटिंग के लिए अप्रूवल दिया है, क्या तुम साथ में आ रहे हो? ये कहता है तुम्हारा आई ऑफ स्काई फॉक्स काफी यूजफुल है हमारे लिए। ये सुनकर दुबई भी सरप्राइज है कि ये हंट करना चाहते हैं और इसमें इन्हें इसका हेल्प चाहिए होगा, जबकि दुबई खुद को इस कॉलेज में सबसे कमजोर समझता है। तो फिर अब ये कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए तो फिर मैं जरूर आऊंगा। नेक्स्ट अब तांगसांग चैंगजी के पास में जाता है और इसे भी ये कन्विंस करता है और फिर ये S5 के पास में जाता है इसे मनाने के लिए। तांगसांग से कहता है अगर तुम मेरे साथ हंटिंग पे चलते हो तो फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा जिससे तुम सीनियर जैंग को भी डिफीट कर सकते हो फाइट में। ये सुनकर अब ये भी सरप्राइज होता है और ये भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। ये भी इस हंटिंग गेम के लिए मान जाता है। अब तांगसांग और वूबिंग दोनों ही टीचर के पास में वापस से आते हैं और यहाँ पर मू क्विंग तांगसांग से पूछते हैं कि तुम कौन से मॉन्स्टर को हंट करने वाले हो। इस पे ये कहता है हम विंग टाइगर को हंट करने वाले हैं और ये सुनकर टीचर मू क्विंग भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं क्या विंग टाइगर, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ये विंग टाइगर अगर ये एक एडल्ट निकला तो फिर ये 7 to 8 ईयर लेवल तक कल्टीवेशन इसका हो सकता है। इसके पास जाना मतलब कि सुसाइड करना होगा। इसके पास जाने के बाद तुम बचकर वहाँ से भाग भी नहीं सकोगे। तांगसांग कहता है टीचर आप हमें सीक्रेटली प्रोटेक्ट तो करने वाले हो। मू क्विंग कहते हैं क्या दूसरों को पता है कि वो किस मॉन्स्टर का सामना करने वाले हैं? इस पर तांगसांग कहता है नहीं, वो डायरेक्टली जाकर वहाँ पे बेस्ट को देखेंगे। तांगसांग कहता है अगर हम रिस्क ना लेंगे तो फिर कोई भी यहाँ पे इम्प्रूव नहीं करने वाला है। इधर दूसरे टीचर भी कहते हैं मेयर और डायरेक्टर गुआन कि इन दोनों को ये करने दो, इन सभी का टैलेंट डिफरेंट है। इस बारे में हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं कि इनका ग्रोथ कैसे किया जाए। अगर ये यही चाहते हैं तो फिर इन्हें जाने दो। मेयर कहते हैं मैं इनके साथ में जाऊंगा। अगर ये हंटिंग में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हम फ्यूचर में इस तरह के मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरे टीचर सुनते हैं कि मेयर इनके साथ में जाने वाले हैं, फिर ये भी ज्यादा कुछ खास कहते नहीं है। अब ये तांगसांग से पूछते हैं कि कब निकलना है। इस पर तांगसांग कहता है कल मॉर्निंग में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मेयर कहते हैं ठीक है, अगर कुछ होता है तो फिर मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। अब ये दोनों यहाँ से निकलते हैं और आज के लिए ये दोनों अपने क्लास को खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे जब होता है फिर ये मॉर्निंग में फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं। इस हंट पे टोटल 5 लोग निकलते हैं। चैंगजी ये आगे फ्लाई कर रही होती है, ज्यादा ऊपर नहीं, ये लो ग्राउंड पे ही रहकर फ्लाई कर रही है और तांगसांग इनके ग्रुप में बीच में होता है और ये सभी को यहाँ पे कमांड कर रहा होता है, इन सभी को ऑर्डर दे रहा है। इस टाइम पर तांगसांग के ग्रुप में 2 4th ईयर लेवल पे हैं और एक 3rd ईयर लेवल पे है। टीचर भी सोच रहे हैं कि इस बार तांगसांग किस तरह की मुसीबत को लेकर इनके पास में आ गया है। मेयर सोच रहे होते हैं कि इनके ग्रुप में S5 और डूबाई दोनों के पास में काफी पावरफुल स्किल है और ये एकेडमी के टॉप है, टैलेंटेड पर्सन है। अगर इन्हें कुछ होता है फिर एकेडमी को काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इधर डायरेक्टर गुआन एकेडमी में बैठकर पैनिक कर रहे होते हैं इनके मिशन को लेकर कि आज क्या होने वाला है। इधर वो भी मेयर के बारे में सोच रहा है कि ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सीक्रेटली और मेयर का लेवल 9th ईयर लेवल पे है और ये काफी पावरफुल भी है। डूबाई कहता है इस बार हम किस तरह के बेस्ट का सामना करने वाले हैं। इस पर तांगसांग कहता है जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा। इस ग्रुप में S5 और वूबिंग और चैंगजी ये तीनों ही तांगसांग से फाइट कर चुके हैं तो फिर ये तांगसांग के टैलेंट के बारे में जानते ही हैं और इस कारण से ये तांगसांग को इस मिशन को कंट्रोल करने भी दे रहे हैं। रास्ते में तांगसांग इन्हें प्लान के बारे में बताता है और कहता है डूबाई तुम मॉन्स्टर के आंखों को देखकर उसे कंफ्यूज कर सकते हो, फिर वूबिंग अपने आइस पावर का यूज कर ये बीस्ट को वीकेंड कर देगा और S5 तुम अपने टाइम चेंज को यूज कर हमारे लिए एक चांस को क्रिएट कर सकते हो जिससे हमें अटैक करने का चांस भी मिल सकता है और सिस्टर चैंगजी ये ऊपर से नजर रख सकती है और ऊपर से हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। तांगसांग डूबाई को कहता है तुम अपने आई ऑफ फॉक्स का यूज कर हमारे लिए लक भी प्रोवाइड कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक सेफ पोजीशन पे पहले जाना होगा। तांगसांग जानता है कि आई ऑफ फॉक्स का पावर क्या हो सकता है और ये टीम के लिए लक भी प्रोवाइड कर सकता है और ये बात डूबाई भी नहीं जानता है। ये तो अपने आई पावर को सही से यूज भी करना नहीं जानता है, मगर तांगसांग इसके आई पावर को जानता है कि किस सिचुएशन में यूज करना कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और ये बात ये डूबाई को बताता है। तांगसांग को अभी इसके ग्रुप के साथ में एक तरह का फीलिंग आ रहा है जैसा कि ये अपने पिछले लाइफ में फील किया करता था। इस टाइम पे तांगसांग का भी गोल क्लियर है, ये इस टाइगर को किल कर अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज को गेन करना चाहता है और ये इसमें काफी पैसा भी बनाना चाहता है और अपने ग्रुप के लेवल को भी इंक्रीज करना चाहता है ताकि ये इसके ग्रुप के ब्लड को सोलो भी कर सके और अपने लेवल को इंक्रीज कर सके। अब ये इस फॉरेस्ट में काफी आगे तक चले आते हैं। अब ये कैडी माउंटेन पे हैं और ये माउंटेन एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये काफी दूर तक आने के बाद अब ये थोड़ा रेस्ट करने का सोचते हैं।
चैंगजी और दू बाई ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तांग संग यहाँ पे मैप को देख रहा है और तांग संग कहता है हम अभी यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे जाना होगा, अभी भी हमें जाने में काफी टाइम लगने वाला है। रेस्ट करने के बाद ये अब वापस निकलते हैं। तांग संग दू बाई को देखता है और ये इसके पास आता है। जब ये बात कर रहा था इतने में इनके ग्रुप पे अटैक हो जाता है और नोकीले कांटे जैसा थिंग S5 की ओर आगे बढ़ता है। इसे देखकर तुरंत ही अब वो भी रिएक्ट करता है और अपने आई शील्ड से इसे प्रोटेक्ट करता है। जब ये देखता है फिर एक लिजर्ड मॉन्स्टर अटैक कर रहा है और ये 5th ईयर लेवल पे है। इस मॉन्स्टर को देखकर ये पैनिक कर जाते हैं, जबकि तांग संग ने अभी इन सभी को एक साथ में काम करने को कहा था और अब ये बिस्ट अभी सिर्फ 5th ईयर लेवल पे ही है। वो भी तांग संग के बातों को मानता है क्योंकि ये तांग संग के एडवाइस से खुद के आइस पावर को इम्प्रूव कर सका है। वो भी अपने आइस पावर से अटैक करता है और इसे ब्लास्ट करता है, मगर ये लिजर्ड का डिफेंस भी काफी सॉलिड है, लेकिन फिर भी लिजर्ड मॉन्स्टर को काफी डैमेज भी आता है वो बिंग के अटैक से, जो कि 6th ईयर लेवल पे है। इधर ये लिजर्ड मॉन्स्टर भी भागने वाला था, इतने में टोर्नेडो आता है और ये लिजर्ड मॉन्स्टर को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। ये लिजर्ड मॉन्स्टर अर्थ टाइप होते हैं, अगर ये अर्थ से दूर हो जाते हैं फिर इनका कॉम्बैट एबिलिटी भी काफी कम हो जाता है, जबकि ये अर्थ टाइप के अटैक को यूज करते हैं तो फिर टोर्नेडो के साथ में ये ऊपर की ओर एयर में लिफ्ट हो जाता है और ये ऊपर एयर में फ्लोट कर रहा है। तांग संग अपने विंड ब्लेड का यूज करता है, जबकि ये एयर में है तो फिर टोटल 18 विंड ब्लेड अब निकल कर सामने आता है। इधर S5 टाइम पावर का यूज करता है और ये लिजर्ड को एयर में ही रोक देता है। इधर तांग संग का विंड ब्लेड आकर अब इसे आसानी से हिट करता है और इसके सभी डिफेंसेस को कट करता है और इसके बॉडी में पूरे तरीके से कट के निशान को देखा जा सकता है। ये पूरा बैटल ही 10 सेकंड के अंदर में ही खत्म हो जाता है। इस बैटल को जीतने के बाद S5 का भी कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज करता है कि ये एक 5th ईयर मॉन्स्टर को इतने आसानी से डिफीट भी कर सके हैं और ये सोचता है कि ये टोटल 5 है और ये 10 सेकंड में ही 5th ईयर मॉन्स्टर को किल कर दिए हैं। अगर इससे भी ऊपर का बीस्ट हो तो फिर भी ये इसे हैंडल कर सकते हैं। वो बिंग भी स्माइल करता है, ये भी जानता है कि अगर तांग संग नहीं होता इनके साथ में तो फिर आज ये बैटल का आउटकम कुछ और ही हो सकता था। दू बाई इस टाइम पे इस बैटल में कुछ खास नहीं किया है तो ये ज्यादा खुश नहीं होता, मगर ये अपने टीममेट के लिए खुश होता है। ज्यादा तो S5 खुश है, जबकि ये 5th ईयर के बीस्ट को 10 सेकंड के अंदर में ही किल कर चुका है तो फिर अपने टीममेट के साथ में मिलकर तांग संग सभी को कहता है हम सब एक हैं इस टीम में, जो भी ये टीम हंट करेगा वो सभी टीम हम सभी में बराबर बैठेगा। दूसरे भी सर हिलाते हैं ये सुनकर। ये लिजर्ड बीस्ट एक एलिमेंट कॉइन के बराबर है। ये सुनकर डू बाई डांस करने लगता है कि अब हम अमीर बनने वाले हैं। वो बिंग चैंगजी से कहता है तुम आसपास पे नजर रखो कि और कोई बीस्ट तो इस ओर नहीं आ रहा। वो बिंग अपने ब्रेसलेट से बोतल को निकालता है। इसका ब्रेसलेट एक स्पेस आइटम है, इसमें आइटम को स्टोर किया जा सकता है। ये बीस्ट का ब्लड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका ब्लड सेम कैटेगरी के मॉन्स्टर के कल्टीवेशन के लिए यूजफुल भी होता है और इसके ब्लड के लिए काफी अच्छा कीमत भी मिल सकता है। यहाँ पे आने से पहले वो बिंग और तांग संग दू बाई चैंगजी और S5 इन्हें ये नहीं बताया है कि ये यहाँ पे किस मॉन्स्टर को हंट करने आए हैं, मगर जबकि ये लिजर्ड मॉन्स्टर को किल कर चुके हैं फिर दू बाई भी सोचता है कि ये इस तरह के 7 और 8 बीस्ट को किल तो कर ही सकता है और ये सोचता है अब पक्का ही ये अमीर बनने वाला है। अब थोड़ी ब्रेक के बाद ये वापस से आगे जाना स्टार्ट करते हैं। अभी आफ्टरनून ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे जाने के बाद चैंगजी जो कि फ्लाई कर रही है मगर ज्यादा ऊपर नहीं, ये आगे में कुछ मॉन्स्टर के ग्रुप को देखती है और ये अपने टीममेट्स को इस बारे में बताती है और सभी यहाँ पे केयरफुल हो जाते हैं। ये लोग इन मॉन्स्टर के ग्रुप को अभी के लिए अवॉइड करते हैं। जाते हुए अब रात भी हो जाता है। अब ये सभी रेस्ट करने का यहाँ पे सोचते हैं और ये ट्री के ऊपर में रेस्ट करते हैं, मगर एक जग कर गार्ड करता है जबकि दूसरे रेस्ट करते हैं। तो फिर चैंगजी इस बार पूरे दिन ये फ्लाई कर रही थी तो फिर ये काफी ज्यादा थक भी चुकी है। वो भी आता है और ये तांग संग से आइस पावर के बारे में कुछ एडवाइस मांगता है। ये सुनकर S5 भी इन दोनों को देखता है और इन दोनों के कॉन्वर्सेशन को भी सुनता है। ये सोच रहा था कि वो भी इस टीम को कंट्रोल कर रहा है, मगर रियल में तांग संग इस टीम को कंट्रोल कर रहा होता है। वो भी X5 को देखकर कहता है अगर तुम्हें कुछ एडवाइस चाहिए तो फिर तुम्हें खुद यहाँ पे आकर पूछना चाहिए। तांग संग अब वो बिंग को कहता है तुम्हारा ये आइस कोन मेरे विंड ब्लेड के जैसा ही है, एक लॉन्ग रेंज अटैक जो कि दूर से भी शूट किया जा सकता है। आइस कोन आगे से नोकीला है तो फिर ये हार्ड थिंग को भी पेनिट्रेट कर सकता है। वो बिंग अब कहता है तो फिर मुझे इसे थ्रो करना सिखाओ। इस पे वो बिंग अपने आइस कोन को क्रिएट करके अब ये तांग संग को देता है। ये आइस कोन देखने में आगे से नोकीला और पीछे से थोड़ा मोटा दिखता है। तांग संग इसे लेता है और इसे थ्रो करने का पोजीशन अपना बनाता है और अपने हाथों को ये पीछे कर अब वो बिंग को शो करता है कि इसे कैसे थ्रो करना है और कौन सा टेक्निक इसमें यूज करना है। जब तांग संग इसे थ्रो करता है फिर ये 30 मीटर तक आगे जाता है। ये देखकर वो बिंग भी कहता है काफी अच्छा था। तांग संग अब वो बिंग को पूरे डिटेल में इस टेक्निक को एक्सप्लेन करता है। वो बिंग इसे सुनता है और फिर ये दूसरे को कहता है तुम सब रेस्ट कर सकते हो, मैं गार्ड करता हूँ रात में। मैं वैसे भी पूरे रात भर अपने आइस कोन को प्रैक्टिसिंग करने वाला हूँ। तांग संग कहता है ब्रदर आज रेस्ट करते हैं, कल हमें फाइट करना है तो हमें अपने बेस्ट कंडीशन में भी होना होगा। अब रात इनका अच्छा जाता है और ये मॉर्निंग में उठ जाते हैं। अभी ये जहाँ पे हैं यहाँ से अभी भी इनको 2 दिन लगने वाला है विंग टाइगर के इलाके में जाने के लिए। आगे जाते हुए इन्हें कुछ मॉन्स्टर भी मिलते हैं और इनका बैटल भी होता है। इससे इनका स्पीड भी स्लो हो जाता है, मगर ये 6 मॉन्स्टर को किल कर देते हैं और इन 6 मॉन्स्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट
5th टियर लेवल पे था और वीकेस्ट 4th टियर लेवल पे था। इन मॉन्स्टर से फाइट में सभी तांग संग के मेथड और प्लान को समझ रहे होते हैं और ये एक साथ टीम में फाइट भी अच्छे से कर रहे हैं। आज का फाइटिंग का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है। अब नाइट में वापस से ये रेस्ट करते हैं। आज फाइट करने के दौरान वो विंग भी आइस कोन के थ्रोइंग मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जो कि तांग संग ने सिखाया था। आज रात में तांग संग S5 को एडवाइस देता है और जब ये ऐसा कर रहा था तो फिर दूसरे भी यहाँ पे सुन रहे थे, क्योंकि इसका एडवाइस वो विंग के लिए काफी अच्छा अब तक तो साबित हुआ है। तांग संग कहता है तुम्हारा टाइम चेंज एबिलिटी काफी अच्छा है। अगर तुम अपने पावर से पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट भी करते हो तो भी तुम एडवांटेज को गेन कर सकते हो। तुम्हारा पावर ब्लड लाइन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मगर साथ ही एक दूसरा रास्ता भी है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो। तांग संग कहता है अगर तुम अपने टाइम चेंज स्किल को इम्प्रूव करना है तो फिर तुम्हें अपने मेंटल पावर को इंक्रीज करना होगा। अगर तुम्हारा मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग होगा फिर तुम अपने ब्लड लाइन को अच्छे से कंट्रोल कर सकोगे। ये सुनकर S5 भी सरप्राइज होता है कि इससे ये अपने टाइम कंट्रोल स्किल को इस तरह से भी ये इम्प्रूव कर सकता है और ये कहता है मेंटल पावर को इंक्रीज करना होगा। ये भी जानता है कि तांग संग जबकि एक साथ में 18 विंड ब्लेड को कंट्रोल करता है तो इसका मेंटल पावर तो काफी ज्यादा ही होगा। तांग संग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे जांग को डिफीट कर सकते हो। नेक्स्ट अब तांग संग कुछ रॉक्स को उठाता है और S5 को कहता है मेरे मूवमेंट पे ध्यान देना। अब तांग संग इस रॉक को थ्रो करता है और S5 को कुछ यहाँ पे डेमो दिखाता है और साथ ही अपने बॉडी के मूवमेंट्स को भी यहाँ पे इसे दिखाता है और अपने बॉडी के रोटेशन को भी यहाँ पे दिखाता है। तांग संग थोड़ा ऊपर की एंगल करके रॉक को थ्रो करता है जिससे ये रॉक ग्राउंड को हिट करने के बाद भी आगे तक जा पाते हैं। 2-3 बाउंस होने के बाद में S5 इस डेमो से समझ जाता है और ये कहता है ये रॉक का मूवमेंट टाइम क्रोकोडाइल के टेल से रिलेटेड है और उसके मूवमेंट से। तांग संग जब S5 और जैंग के फाइट को उस दिन देखा था फिर ये समझ गया था कि S5 के लिए एक हैमर काफी अच्छा वेपन भी हो सकता है। इस लाइफ में तांग संग हैमर को यूज नहीं कर रहा है मगर इसे हैमर का पूरा ही टेक्निक पता है। S5 टाइम को कंट्रोल कर सकता है और इसका डीमन गॉड चेंज एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर है। जब भी अपने पावरफुल ओपोनेंट से फाइट करता है फिर इसके अटैक को रोकने के लिए इसे काफी एनर्जी का यूज करना पड़ जाता है और इसका अटैक भी उतना पावरफुल नहीं होता। मगर जबकि ये तांग संग से अपने टेल को यूज करना सीख चुका है फिर इसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तांग संग इसे अपने टेल से हैमरिंग स्किल को सिखाता है, इससे इसका अटैक स्किल भी इंक्रीज कर सकता है। ये टाइम से अपने ओपोनेंट को रोक सकता है और ये अपने टेल से हैमरिंग स्किल का यूज करके उस पर अटैक भी कर सकता है और जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ अटैक इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पावर भी इंक्रीज करता चला जाएगा। अब तांग संग इसे अपने हैमर स्किल के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर अब S5 क्रोकोडाइल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है और अपने टेल से अटैक करने का प्रैक्टिस करता है और साथ ही ये हर अटैक के बाद में खुद के रोटेशन को भी प्रैक्टिस करता है जैसे कि तांग संग ने कहा है, क्योंकि ये खुद के बॉडी को यूज कर रहा है अपने टेल को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गली हिट करने के लिए। अब पूरे रात प्रैक्टिस करने के बाद में S5 3 से 4 हैमर टेक्निक को सीख सका है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।